हम सब स्कूल गए हैं और हम में से ज़्यादातर लोगों को क्लासरूम का वो मंजर याद होगा। टीचर कुछ समझा रही हैं, हम चुपचाप बैठे हैं और दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि सीखना, जो इंसान की सबसे स्वाभाविक चीज़ होनी चाहिए, अक्सर एक सज़ा या एक बोझ जैसा महसूस होता है? बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हाँ, और उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि सीखना सिर्फ चुपचाप बैठकर जानकारी लेना नहीं है। ये एक एक्टिव, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो असल में हमारे दिमाग के तारों को, उसके न्यूरल सर्किट को बदलता है और नया आकार देता है। सही। और इसी विज्ञान को ये स्रोत तक्षशिला न्यूरोसाइंस और लर्नोग्राफी कहते हैं। मतलब ज्ञान हमारे दिमाग के अंदर कैसे सफर करता है, कैसे अपनी जगह बनाता है और कैसे बदलता है, इसका पूरा विज्ञान। तो आज हमारा मिशन सिर्फ पारंपरिक तरीकों की कमियां गिनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन उस नक्शे को समझना है जो ये रिसर्च हमें दे रही है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। हम दिमाग के उन 4 हिस्सों की बात करेंगे जो सीखने में शामिल होते हैं। ये देखेंगे कि इमोशंस और फिजिकल मूवमेंट की इसमें क्या भूमिका है, और फिर सोचेंगे कि इन सब का हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। स्रोत सबसे पहले सीखने के 4 पहलुओं की बात करते हैं: संज्ञान, भावना, अंतर्ज्ञान और लर्नोग्राफी। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं ना? हाँ, हैं, पर इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। संज्ञान तो हो गया समझना, लॉजिक लगाना, वो सब। राइट। और भावना यानी इमोशंस, जो हमारी प्रेरणा और दिलचस्पी से जुड़ा है। फिर आता है अंतर्ज्ञान, यानी हमारी गट फीलिंग या वो गहरी समझ जो अचानक से आती है। और चौथा लर्नोग्राफी। लर्नोग्राफी, जिसमें शारीरिक गतिविधियां और इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ना शामिल है। और इन स्रोतों का सबसे बड़ा दावा यह है कि आप इनमें से किसी एक को भी हटाकर ठीक से नहीं सीख सकते। ये चारों मिलकर सीखने की गाड़ी के 4 पहियों की तरह हैं। मतलब ये कि सीखना सिर्फ सोचने का काम नहीं है, जैसा हमें स्कूलों में बताया जाता है। ये तो एक पूरे शरीर और दिमाग का अनुभव है। एग्जैक्टली। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, संज्ञान वो नक्शा है जो आपको रास्ता बताता है। भावना वो ईंधन है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। अंतर्ज्ञान आपका इंटरनल जीपीएस है जो कभी-कभी शॉर्टकट बताता है। और लर्नोग्राफी वो असल में उस गाड़ी को चलाना है। वाह! अगर एक भी चीज गायब है तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। तो इस गाड़ी को चलाने वाले दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? स्रोत दिमाग के 4 अलग-अलग हिस्सों या सिस्टम्स की बात करते हैं, जो कुल 16 शारीरिक हिस्सों को कवर करते हैं। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं, जिसे वो चैप्टर ब्रेन कहते हैं। ये क्या है? चैप्टर ब्रेन मूल रूप से हमारे दिमाग की बाहरी परत है, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे दिमाग का, समझ लीजिए, लाइब्रेरी सेक्शन है। लाइब्रेरी। हाँ, यहाँ परिभाषाएं, तथ्य, कॉन्सेप्ट्स और तर्क स्टोर होते हैं। जब हम कुछ रटते हैं या किसी चीज की परिभाषा याद करते हैं तो हम इसी चैप्टर ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पूरा जोर इसी हिस्से पर होता है। तो सारी किताबें, सारे नोट, सारे लेक्चर सब इसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि एक ऐसी लाइब्रेरी जिसका कोई लाइब्रेरियन ना हो और जहां से किताबें कभी बाहर इस्तेमाल के लिए ना निकलें, वो बस धूल फांकती हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि सिर्फ कॉर्टेक्स में जमा की गई जानकारी बहुत कमजोर और अस्थायी होती है। मतलब वो आसानी से भुला दी जाती है। हाँ, जब तक कि उसे दिमाग के गहरे सिस्टम का सपोर्ट ना मिले। और यहीं पर शायद दूसरा हिस्सा, लिम्बिक ब्रेन, आता है, जिसे इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। बिल्कुल। लिम्बिक ब्रेन उस लाइब्रेरी का जोशीला लाइब्रेरियन है। ये हमारे इमोशंस, प्रेरणा और याददाश्त का केंद्र है। यही तय करता है कि कौन सी किताब यानी कौन सी जानकारी डिस्प्ले पर रखी जाएगी और कौन सी रद्दी में फेंक दी जाएगी। अच्छा, ये कैसे तय होता है? स्रोत में Z फैक्टर्स का जिक्र है। ये क्या चीज है? आप इन Z फैक्टर्स को अपने दिमाग का क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर या किसी क्लब का बाउंसर समझ सकते हैं। बाउंसर? हाँ, जब कोई नई जानकारी आती है तो ये बाउंसर जांचता है, क्या ये दिलचस्प है, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, क्या इससे कोई मजबूत भावना जुड़ी है। अगर जवाब हाँ है तो वो उस पर मंजूर की मोहर लगाकर उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, और अगर जवाब नहीं है तो जानकारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एग्जैक्टली। ये तो हम सब ने महसूस किया है। मुझे आज भी स्कूल के वो चैप्टर याद हैं जो कहानी की तरह थे, लेकिन मैथ्स के फॉर्मूले कभी याद नहीं हुए क्योंकि वो मुझे बोरिंग लगते थे। मतलब सीखने के लिए इमोशनल कनेक्शन जरूरी है। ये कोई फालतू बात नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस है। ये न्यूरोसाइंस का आधार है।
स्रोत में पापेज और मैकलीन सर्किट का जिक्र है, जो दशकों से स्थापित न्यूरोलॉजिकल सिद्धांत हैं। ये बताते हैं कि भावना सीखने की प्रक्रिया का कोई ऑप्शनल एड ऑन नहीं है, ये उसका एक अभिन्न अंग है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिना इमोशनल सिग्नल के ज्ञान दिमाग में अपनी जगह बना ही नहीं पाता। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी चैप्टर ब्रेन है और एक लाइब्रेरियन लिम्बिक ब्रेन है जो तय करता है कि क्या रखना है। लेकिन इस जानकारी का करना क्या है? यहीं पर तीसरा हिस्सा कोर ब्रेन आता होगा। हाँ, जिसमें ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम शामिल हैं। और यहाँ आकर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। कोर ब्रेन हमारे दिमाग का वर्कशॉप या एक्शन डिपार्टमेंट है। एक्शन डिपार्टमेंट। हाँ, ये अंतर्ज्ञान और मोटर इंटेलिजेंस यानी शारीरिक गति से जुड़ी समझ को संभालता है। और यहीं पर स्रोत एक ऐसा क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं जो पूरी शिक्षा की परिभाषा बदल सकता है। अच्छा। वो कहते हैं, सभी ज्ञान को उपयोगी होने के लिए मोटर ज्ञान बनना चाहिए। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या दर्शन या इतिहास जैसे अमूर्त विषयों को हम मोटर ज्ञान में कैसे बदलेंगे? क्या प्लेटो को समझने के लिए मुझे कोई खास शारीरिक क्रिया करनी पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मोटर का मतलब सिर्फ दौड़ना, भागना या खेलकूद नहीं है। एक जटिल विचार को साफ साफ बोलना या एक तर्क को सलीके से लिखना भी एक बहुत ही एडवांस्ड मोटर स्किल है। अच्छा। जब आप एक निबंध लिखते हैं तो आपका दिमाग उस अमूर्त विचार को शब्दों और वाक्यों की एक ठोस फिजिकल संरचना में बदल रहा होता है। संगीत बजाना, कोड लिखना, एक डिजाइन बनाना या किसी को कुछ समझाना, ये सब मोटर एक्ट है। तो इस रूपांतरण के बिना ज्ञान सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाता है। हाँ, वो आपकी स्किल का हिस्सा नहीं बनता। मतलब जब तक मैं किसी चीज के बारे में सिर्फ पढ़ती या सोचती हूँ तो वो ज्ञान अधूरा है। जब तक मैं उसे किसी क्रिया में नहीं बदलती तब तक वो मेरे दिमाग में ठीक से बैठता ही नहीं। बिल्कुल, यही इस सोच का सार है। ज्ञान को दिमाग में एक मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक स्थायी निवासी की तरह बसाना पड़ता है और उसके लिए उसे कोई काम, कोई जिम्मेदारी देनी पड़ती है। और इसी कोर ब्रेन से डार्क नॉलेज भी निकलता है। हाँ, मतलब अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और इनोवेशन, ये वो चीजें हैं जिन्हें आप सीधे सीधे सिखा नहीं सकते, लेकिन ये तब पैदा होती हैं जब ज्ञान आपके मोटर सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन और वर्कशॉप, ये तीनों तो समझ आ गए। अब ये चौथा हिस्सा जेड ब्रेन क्या है? इसे स्रोत इंसुलर बॉक्स में स्थित सेंट्रल हब कहते हैं। अगर चैप्टर ब्रेन लाइब्रेरी है, लिम्बिक ब्रेन लाइब्रेरियन और कोर ब्रेन वर्कशॉप, तो जेड ब्रेन उस पूरे ऑपरेशन का सीईओ या डायरेक्टर है। सीईओ? हाँ, ये इंसुला और प्रीक्यूनियस जैसे हिस्सों में रहता है और इसका काम है इन सभी विभागों, संज्ञान, भावना और क्रिया के बीच तालमेल बिठाना। ये सवाल पूछता है, आत्म जागरूकता पैदा करता है और आखिरी फैसले लेता है। और स्रोत में आइंस्टाइन से जुड़ी एक बात भी है। ये तो कमाल है। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। इन लेखों में बताया गया है कि आइंस्टाइन के दिमाग का यही हिस्सा यानी इंसुला और प्रीक्यूनियस असाधारण रूप से विकसित थे। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि असली जीनियस सिर्फ लॉजिक या चैप्टर ब्रेन से नहीं आता, बल्कि सभी सिस्टम्स को एक साथ जोड़ने की क्षमता से आता है। हम आइंस्टाइन को एक ठंडे तार्किक विचारक के रूप में सोचते हैं, लेकिन शायद उनका असली जादू उनके दिमाग के उस हिस्से में था जो भावनाओं, शरीर के संकेतों और अमूर्त विचारों को एक साथ पिरो सकता था। सही। इंसुला लगातार हमारे शरीर के अंदरूनी संकेतों को सुनता है, हमारी धड़कन, हमारी सांसें, और उन्हें बाहरी जानकारी के साथ मिलाकर ये तय करता है कि हमारे लिए क्या सच में मायने रखता है। ये सीखने की प्रक्रिया का मुख्य संचालक है। ये 4 मस्तिष्क मॉडल तो सीखने की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। लेकिन इन स्रोतों में एक और बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। दिमाग के अंदर की खाली जगह पर महत्व। वो वेंट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं। इसका सीखने से क्या लेना देना? ये एक आकर्षक बिंदु है और अक्सर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। पारंपरिक रूप से हम न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शंस पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये स्रोत हमें दिमाग के आर्किटेक्चर पर गौर करने को कहते हैं। वेंट्रिकल वो खाली जगहें हैं जिनमें सेरेब्रोस्पाइनल द्रव बहता है, लेकिन ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये सीखने वाले सर्किट के लिए एक तरह का रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट मतलब आप कह रहे हैं कि सीखने के लिए दिमाग में खुली जगह होना भी जरूरी है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी शहर को बनाने के लिए सिर्फ इमारतें ही नहीं बल्कि सड़कें, पार्क और मैदान भी चाहिए होते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही है। ये वेंट्रिकल वो खुली जगहें हैं जहां न्यूरल सर्किट फैल सकते हैं, नए रास्ते बना सकते हैं और खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं।
जब आप कुछ नया और जटिल सीखते हैं तो आपके दिमाग में असल में नई सड़कें और बिल्डिंग्स बन रही होती हैं। बिना इस मानसिक रियल एस्टेट के ज्ञान का विकास रुक जाएगा। तो अगर हमारा दिमाग इस जटिल और सुंदर तरीके से सीखता है, जिसमें भावना, गति, अंतर्ज्ञान और लॉजिक सब शामिल हैं, तो फिर पारंपरिक क्लासरूम में सीखना इतना मुश्किल और बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि पारंपरिक तरीका दिमाग के काम करने के तरीके के ठीक उल्टा चलता है। उल्टा? हाँ, स्रोत इसका सीधा जवाब देते हैं। पारंपरिक शिक्षा चैप्टर ब्रेन यानी संज्ञान पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालती है। वो लिम्बिक ब्रेन यानी भावना को दबाती है। चुप रहो, ध्यान दो, इमोशनल मत हो। और वो कोर ब्रेन यानी गति को लगभग पूरी तरह रोक देती है। अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहो। और नतीजा? जैसा कि स्रोत कहते हैं, सीखना आनंद के बजाय दर्द जैसा लगता है। हम दिमाग को उस तरीके से जानकारी लेने पर मजबूर करते हैं जिसके लिए वो बना ही नहीं है, और फिर हैरान होते हैं कि बच्चे सीख क्यों नहीं रहे। और इसके प्रभाव बहुत गहरे और दूर तक जाते हैं। इन स्रोतों के मुताबिक हमें कुछ चीज़ों को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले शिक्षक की भूमिका। शिक्षक अब सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं हो सकता, उसे एक नॉलेज ट्रांसफ़र फैसिलिटेटर बनना होगा। मतलब उसका काम ऐसा माहौल और ऐसे टास्क डिजाइन करना है जो दिमाग के चारों हिस्सों को एक साथ सक्रिय करे। बिल्कुल। दूसरा, हमारे परीक्षा लेने का तरीका। अगर हम सिर्फ रटने की क्षमता को टेस्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ चैप्टर ब्रेन की जांच कर रहे हैं, जो सीखने का सबसे कमजोर हिस्सा है। सही बात है। असली मूल्यांकन ये देखना होना चाहिए कि क्या सीखा हुआ ज्ञान मोटर स्किल में बदला है, क्या छात्र उस ज्ञान को असल दुनिया में इस्तेमाल कर सकता है। सही। और किताबों की डिजाइन पर भी इसका असर पड़ता है। स्रोत मदर बुक और फादर बुक जैसी दिलचस्प अवधारणाओं का जिक्र करते हैं। मदर बुक वो है जो परिभाषाएं और कॉन्सेप्ट्स देती है चैप्टर ब्रेन के लिए। हाँ, लेकिन फादर बुक वो है जो सवाल पूछती है, चैलेंज देती है और उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के तरीके बताती है, यानी कोर ब्रेन और जेड ब्रेन को सक्रिय करती है। और सीखने का माहौल भी। क्लासरूम को इन्फॉर्मेशन सेंटर की जगह एक लर्निंग वर्कशॉप या स्टूडियो बनना चाहिए, जहां हिलना डुलना, बहस करना, सवाल पूछना ये सब स्वाभाविक हो। और आखिर में इसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब शिक्षा को दिमाग के नेचुरल तरीके के साथ जोड़ा जाता है तो सीखना एक मजेदार और संतोषजनक गतिविधि बन जाता है। यह सीखने से जुड़े तनाव, चिंता और बोरियत को कम करता है, क्योंकि आप दिमाग के साथ लड़ नहीं रहे बल्कि उसके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा संदेश ये है, सीखना सिखाना नहीं है। सीखना मस्तिष्क के जीवित सर्किट में ज्ञान का एक डायनामिक ट्रांसफर है। शिक्षा का भविष्य बेहतर टीचिंग में नहीं है बल्कि बेहतर नॉलेज ट्रांसफर में है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसकी सोच बहुत गहरी है। हाँ, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये हमें इस बात से हटाकर कि क्या सिखाया जा रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है कि कैसे वो ज्ञान दिमाग का एक जिंदा और इस्तेमाल होने वाला हिस्सा बन रहा है। और ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या सवाल? अगर सीखना वाकई एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें भावना, गति और अंतर्ज्ञान उतने ही जरूरी हैं जितना कि तर्क, तो क्या हमें अपनी पूरी शिक्षा प्रणाली को एक सूचना वितरण प्रणाली के बजाय एक मस्तिष्क विकास प्रणाली के रूप में नए सिरे से डिजाइन नहीं करना चाहिए?